हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र बैच है जीके जीएस का, उसकी पोलो टी की चौथी क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास कराई थी और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में बताया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रस्तावना से। तो जो प्रस्तावना है ये किसने और कब पेश की थी? तो ये पेश की थी 13 दिसंबर 1946 को। और किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, तो ये भी याद रखना आपको। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चलकर प्रस्तावना बना था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने करा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। जबकि पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 के संविधान द्वारा पारित हो जाता है। संविधान सभा जो थी उसके द्वारा पारित हो जाता है। अब प्रस्तावना में देखो क्या क्या वर्ड आए हैं वो याद रखने हैं आपको। तो इसमें मैंने रेड कर रखा है कि हाँ क्या क्या आपको याद रखना है। इसमें देखो पूरी पढ़ लेते हैं इसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये याद रखना आपको एक तो वर्ड। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता आगे दिया है प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। अगर संवत में देखें डेट तो 2006 होगी और जबकि ईयर वाइज 1949 होगी। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो याद रखना आपको, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान था उस दिन वो अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मर्पित किया गया था। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं कि उसे क्या-क्या कह सकते हैं। जबकि लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित ये तीनों का मतलब एक ही है। अब इसमें जो वर्ड आए थे वो देख लेते हैं हम कि उनका मतलब क्या-क्या है। अब एक नोट दिया देखो ये कि न्याय, तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार से दिया गया? देखो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन पाँचों की स्वतंत्रता दी गई है। समता, तो 2 प्रकार से समता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। तो याद रखनी है आपको कि कौन-सा वर्ड मतलब न्याय कितने प्रकार से आया, स्वतंत्रता कितने प्रकार से है और समता कितने प्रकार से है। अब बात करें कि प्रस्तावना की भाषा, तो ये तो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जबकि हम बात करें प्रस्तावना, जो पूरी प्रस्तावना वो कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। मतलब कि हाँ, संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, तो ये कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। जबकि उसके अंदर क्या-क्या लिखा जाना है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो याद रखनी है आपको, भाषा ऑस्ट्रेलिया से और जबकि प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। अब देखो जो वर्ड आए थे उसमें, तो उनके हम थोड़े डिटेल देख लेते हैं। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत विदेश नीति का निर्माण स्वयं करेगा। अर्थात जो उसकी विदेश नीति है, उसका निर्माण स्वयं करेगा। वो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। इस पे किसी और का मतलब और का अधिकार नहीं रहेगा। जैसे हम बात करें कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी किसका अधिकार है उस पर? जो यूके है, उसके राजा जो होते हैं और रानी जो होती है, वहाँ वो सिग्नेचर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करें हम समाजवाद, तो समाजवाद का क्या मतलब होता है? समाजवाद का मतलब होता है सरकार संस्थानों का समतामूलक दृष्टि से वितरण करेगी। तो ये इसका मतलब होता है समाजवाद का। पंथ-निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? भारत राज्यों का स्वयं का कोई धर्म नहीं है। जो भारत राज्य है उसका स्वयं का कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्मों को मानने वाला कौन है? भारत है। तो उसका मतलब होता है पंथ-निरपेक्ष। तो पंथ-निरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को मानने वाला। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के द्वारा
जनता के लिए चुना गया शासन। तो ये जो परिभाषा ये किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने, और ये यूएसए के राष्ट्रपति रहे थे। तो अब्राहम लिंकन ने दी थी लोकतंत्र की परिभाषा कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। बात करें गणतंत्र की, तो गणतंत्र वो होता है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे, न कि कोई राजा। अर्थात जैसे कि हम बात करें यूके में, ब्रिटेन में क्या होते हैं? वहाँ पे राजा होते हैं, तो वो एक लोकतंत्र ना होकर, मतलब गणतंत्र ना होकर क्या है, वो राजतंत्र है। जबकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो क्या है? हमारा जो देश है वो एक गणतंत्र देश है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बारी आया है? तो भारत शब्द कितनी बारी आया? 2 बार। एक बार था कि हम भारत के लोग, भारत को, तो हम भारत के लोग भारत को, तो 2 बारी आया था भारत शब्द। अब क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाता है? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। ये कब कहा गया था? ये कहा गया था, देखो, एक केस था बेरुवाड़ी केस और एक था केशवानंदन भारती केस। तो बेरुवाड़ी केस जो था ये 1960 का केस है। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंदन भारती केस 24 अप्रैल 1973 को होता है, और इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। तो 1973 के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये आंसर सही होगा। और इसमें संशोधन भी हो सकता है, ये बात कही गई थी केशवानंदन भारती केस में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें हम कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, और कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो याद रखना आपको कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। और 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन-कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। किसमें जोड़े गए थे? प्रस्तावना में। नेक्स्ट नोट दिया देखो कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। और प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है या जन्म पत्री है, तो ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। तो याद रखने आपको, ये फैक्ट हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। और संविधान, जो प्रस्तावना और संविधान की जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो ये नहीं। तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी रूल होता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएँगे, किसी का भी उल्लंघन होता है। तो बात करें हम कि न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो केवल मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। जैसे बात करें कि आर्टिकल 32 में क्या दी गई है? रिट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की रिट दी गई है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तनीय है। और जो हाई कोर्ट है उसकी रिट कौन से में दी गई है? आर्टिकल 226 में। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट दी गई है। बात करें डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना, तो ये तीनों जो हैं वो जो न्यायालय उसके द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात यदि इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें, अब आते हैं भारत के संविधान के भाग। तो इन भागों को हम देख लेते हैं कि कौन से भाग में क्या लिखा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो याद रखना आपको 22 भाग हैं। बहुत क्या करते हैं? 25 मारते हैं कि हाँ 25 भाग हैं, लेकिन 25 आपको नहीं लगाना आंसर। जो इसका आंसर है वो हो जाता 22। तो अभी तक कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ये याद रखना आपको, जितने भी क्वेश्चन आते हैं 22 भाग ही मारना आपको। अब बात करें कि ना याद कैसे करना है, देखो, जो पहला भाग है तो पहले में दिया गया है राज्य और यूटी के बारे में। तो भाग 1 में क्या दिया गया है? राज्य और यूटी के बारे में। नागरिकता, ये भाग 2 में दी गई है। मूल अधिकार, तो ये भाग 3 में दिए गए हैं। डीपीएसपी, ये भाग 4 में दिए गए हैं। और मूल कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहो या मूल कर्तव्य, ये भाग 4 ए में दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं संघ सरकार, यूनियन। तो ये आपको 5 तो याद रख, 4 तो ये हो जाते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर देखो कैसे याद रखने आपको। यूनियन, यूनियन में कितने वर्ड आ रहे हैं? देखो, UNION, कितने अक्षर आ रहे हैं? 5। तो इसका मतलब है कि भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ सरकार। उसके बाद देखो संघ सरकार हो जाती है, तो संघ सरकार के बाद क्या आती है? राज्य सरकार। तो भाग 6 में हो जाती है राज्य सरकार।
अब यदि आपके 7 फेरे हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी ऐसे समझो समाप्त हो गई। तो 7 फेरे समाप्त हो गई। तो इसका मतलब है भाग 7 क्या होगा? समाप्त हो चुका है। तो ये भाग 7 आपको याद रखना है कि भाग 7 समाप्त हो चुका है। भाग 8, तो भाग 8 में यूटी केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। क्योंकि सबसे पहले संघ हो जाता, उसके बाद राज्य, उसके बाद क्या आएँगे अब यूटी। अब यूटी हो जाते हैं तो यूटी के बाद क्या रही? लोकल गवर्नेंस। तो भाग 9 में लोकल गवर्नेंस आती है, स्थानीय स्वशासन 9, 9ए और 9बी। तो ये आ जाते हैं स्थानीय स्वशासन में। बात करें जो हमारा भाग 10 है, वो किससे संबंधित है? एससी-एसटी से संबंधित है। तो एससी-एसटी भाग 10 में आते हैं। तो याद रखनी है आपको भाग 10 तक हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा 11वाँ भाग। तो ये कैसे याद रखने हैं आपको? केंद्र और राज्य इनके बीच क्या बनते हैं? संबंध बनते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनते हैं, उसके बाद उनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो शादी में इन्हें मिलता है दहेज, अर्थात पैसा मिलता है। दहेज मिली अर्थात पैसा मिला, उसके बाद क्या करा? जो ये था, इसने क्या करा? व्यापार करा। दहेज में जो पैसा मिला था, उस पैसा से व्यापार किया और व्यापार के बाद इसकी जो ये घरवाली थी, ये इसे क्या देगी? धोखा। तो इसे मिला धोखा, तो इसने क्या कहा कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो इसने फिर सिविल सर्विस की जो तैयारी थी, वो स्टार्ट कर दी। तो इसे क्या होता है? धोखा मिलता है और धोखे के बाद सिविल सर्विस की स्टार्ट करता है तैयारी। उसके बाद इसे क्या होता है कि ये कह देता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत हार्ड होती है सिविल सर्विस की तैयारी करना। उसके बाद ये जाता है ट्रिब्यूनल, अधिकरण के पास, अधिकार माँगने के लिए। तो ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल उसके बाद क्या करता है कि अब हम लड़ेंगे चुनाव, कि अब हम क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद चुनाव में जीत जाता है, उसके बाद ये क्या करता है? विशेष उपबंध जो इसने चुनाव के टाइम पर घोषणाएँ की थी कि हाँ, मैं ये करने वाला हूँ, ये करूँगा। तो ये विशेष उपबंध हो जाते हैं। उसके बाद कि किस पर आंदोलन किया था इसने? राजभाषा पर क्या करता है? ये आंदोलन करता है। ट्विटर कैंपेन चलाता है। तो राजभाषा के ऊपर ट्विटर कैंपेन चलाता है, जिससे सरकार क्या कर देती है? आपातकाल की घोषणा कर देती है। और उसके बाद जो ट्विटर कैंपेन था वो बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब इसे बोलते हैं प्रकीर्ण, बिखर जाना। और उसके बाद ये क्या करता है? अब करता है संशोधन। संशोधन संशोधन के बाद ये चला जाता है, संशोधन करने के बाद अस्थायी रूप से हिमालय पर, और वहाँ पर क्या करता है? पूजा पाठ करता है। तो ये हमारे जो टोटल 22 भाग थे, तो ये हो जाते हैं। अब देखो कैसे-कैसे हैं ये, तो मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में क्या था? इनके संबंध बनते हैं, मतलब भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध। उसके बाद इनकी शादी होती है, तो पैसा आता मतलब वित्त, तो वित्त से संबंधित कौन-सा? भाग 12। भाग 13 व्यापार से संबंधित है। उसके बाद ये करता है सिविल सर्विस की तैयारी, तो भाग 14 में सिविल सर्विस है। उसके बाद ट्रिब्यूनल, तो ये भाग 14 ए में हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करता है? चुनाव लड़ता है, अर्थात चुनाव किससे संबंधित है? भाग 15 से, और ये जीत जाता है, तो विशेष उपबंध भाग 16 में, और ये चलाता है क्या? राजभाषा आंदोलन चलाता है। तो राजभाषा किससे संबंधित है? भाग 17 से। उसके बाद भाग 18, तो भाग 18 में है आपातकाल, और इसके स्कैटर्ड मतलब बिखर जाता है, भाग 19, और संशोधन भाग 20 में हो जाते हैं। उसके बाद हो जाता है अस्थायी रूप से कहाँ चला जाता है? हिमालय पर, मतलब अस्थायी रूप से हिमालय पर चला जाता है। तो अस्थायी जितने भी होते हैं वो कहाँ पाएँगे? भाग 21 में, और पूजा पाठ एवं निरसन वो भाग 22 में। तो ये टोटल 22 भाग थे, जिसको मैंने आपको याद कराई। अस्थायी रूप से संक्रमणशील और विशेष उपबंध कौन से में हो जाते हैं? भाग 21 में, और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, ये हो जाता है भाग 22। तो ये आपको ट्रिक से याद रखने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर? संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो इसके पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएँगे।